आपके अजीज दोस्त पंकज सर ने आप ही के ऊपर लीगल नोटिस भेज दिया था। हमारी फिल्म आजमगढ़ जब मैंने किसी एक ओटीटी को राइट दे दिया, अच्छा। उन्होंने उसको प्रमोट करना शुरू किया, उसमें पंकज जी का पोस्टर पे चेहरा लगा करके प्रमोट करना शुरू किया, तो वो लीगली वैलिड था। इस मामले में मैं डेड श्योर हूँ कि पंकज जी को कुछ ऐसे लोगों ने सलाह दिया कि अरे आप ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा। ये उकसावे में हुआ होगा। जब वो उन दिनों स्ट्रगल के दिनों में थे और मेरे पास मौके थे, तो मैंने उनको ढूंढ करके काम दिया था। आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका जन्म गोपालगंज में हुआ, राइट? फिर आप दिल्ली आ गए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, राइट? मैं हमेशा कहता हूँ कि हीरो बनने के लिए रिसोर्स की बहुत जरूरत नहीं होती। अगर रिसोर्स की ही जरूरत होती तो सचिन तेंदुलकर के बेटे एंड सुनील गावस्कर के बेटे क्रिकेट के महारथी होंगे, महेंद्र सिंह धोनी नहीं। आप धान की खेती कभी देखे हैं? क्या है कि उसका बीज ना छींट दिया जाता है, तो जी। उसको उखाड़ करके फिर उसको समूह में दूसरी बारह। खेती हाँ जाता हाँ। है। हम ना बिहारी ऐसे ही हैं, और बिहार में छींट दिए जाए तो फल नहीं आएगा, वहां से उखाड़ करके दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कनाडा, अमेरिका कहीं भी रोप देंगे ना, लहलहा उठेंगे। किरण बेदी जैसे हस्ती को लॉन्च करने के लिए मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स 2018 में बनी, और 2018 के लिए 19 में उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 13 साल की एक बच्ची की कहानी है जिसको पहला पीरियड आता है, और वो किस तरह के साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर से गुजर रही है उस पहले पीरियड में। और अब हम अपनी अगली फिल्मों की तैयारी में हैं, फीचर फिल्म की। तो 2-3 फिल्में हैं जिसकी साथ-साथ स्क्रिप्टिंग चल रही है। दोस्तों, तो आज हमारे साथ है कमलेश सर, जिन्होंने स्टोरी टेलिंग के थ्रू, डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, मूवी के थ्रू हमारे समाज के हर वर्ग को छुआ है। और अभी इनका जो सबसे लेटेस्ट क्रिएटिविटी था मासूम, जिसमें ये बताते हैं कि किस तरह से पीरियड में जब फर्स्ट पीरियड एक लड़की को होता है तो कितने तरह के सवाल, उलझने उसके शरीर में आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की हस्तियों को लेके आऊं आपको और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यही आपकी गिफ्ट है मेरे लिए, ताकि मैं लोगों को बुला सकूं। सो आई वेलकम यू कमलेश सर इन द शो, द राठौर पॉडकास्ट। थैंक And यू। thank you so much, sir. You're so humble that you just agreed to come just on a call. God bless you. Shiva must bless you. स्टोरी टेलिंग के दुनिया में कैसे आए? मेरी पढ़ाई-लिखाई बिहार के एक कॉलेज से हुई, और उसके बाद दिल्ली मैं आया। लेकिन जो पढ़ाई-लिखाई के दरमियान ही अपनी जो शुरुआती पढ़ाई-लिखाई प्राइमरी स्कूल से ही कहानियाँ पढ़ने का, और कहानियों के जो पात्र हैं उनसे अपने आसपास के लोगों को रिलेट करने का अ, एक नज़रिया बन गया था। जैसे आप कोई भी कहानी पढ़ रहे हों, तो हम्म। उसमें जो पात्र हैं, हमें ऐसा लगता था कि वो तो हमारे आसपास हैं, फला व्यक्ति ऐसा है, हम्म। फला ऐसा कर सकते हैं, फला हम्म। ऐसा हो सकते हैं। तो वो बहुत ही जो कोरिलेशन अपने आसपास के लोगों के से आप जब कहानियों को कोरिलेट करते हैं, तो कहानियाँ सुंदर लगने लगती है और आपके मन में भी कहानियाँ उपजने लगती हैं। तो ये स्कूली जो अपनी शिक्षा थी और स्कूली जीवन जो था, उसी दरमियान ये चीज़ें उपजने लगी थी। बाद में दिल्ली आया, पढ़ाई-लिखाई जो है अपनी हुई। उसके बाद मैं पत्रकारिता में आया, मतलब पत्रकारिता से फिर टेलीविज़न और फ़िल्म की दुनिया में। तो पत्रकारिता में भी आने का जो संयोग है और उसका कोरिलेशन है स्टोरी टेलिंग से, कि जब आप पत्रकारिता में रहते हैं, तो आप समाज के, राजनीति के
और अपने शहर, अपने परिवेश को बहुत अलग-अलग जो उसके कलर्स हैं, उसके टोन हैं, वो सब आपको देखने, सुनने को मिलते हैं, उनसे वाकिफ़ होते हैं। दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कमलेश के मिश्रा सर बता रहे हैं, ये किताबों की बात नहीं है। आप अपने बच्चों को और खुद को अपने जीवन में लेके आइए। मैं मोटिवेशन की दुनिया में हमेशा कहता हूँ, जो सबके साथ होता है वो हमारे साथ होता है। सर, उस इंसिडेंट को बताइएगा। आपके अजीज दोस्त पंकज सर ने आप ही के ऊपर लीगल नोटिस भेज दिया था, तो आपने अपने आप को किस तरह से समझाया कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये इंडिविजुअल फैक्ट नहीं है, और वो इंसिडेंट क्या था? देखिए, ये ऐसी चीज़ हो गई है जिस पे आज की तारीख में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मतलब कि ये होता है ऐसा नहीं सर, किसी एक किसी कमलेश, पल में। देखिए सर, कमलेश सर, छोटी सी चीज है यहाँ से, यंग बच्चा, देखिए आपकी ये स्टोरी बहुत लोगों की जिंदगी को छुएगी। आज बच्चा सुसाइड क्यों करता है? मैं कॉलेजेस में देखता हूँ कि इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर का बच्चा सुसाइड कर लिया, राइट? बहुत जगह जो लोग हुए, क्योंकि उनको लगता है मेरा दोस्त मेरे को इग्नोर मारता है, लड़की मेरे को छोड़ गई, ये चीजें मुझे छोड़ गया, मैंने बहुत विश्वास किया, मेरा विश्वास टूट गया। तो ये विश्वास तो आपका भी टूटा होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इसको बहुत ही ह्यूमर वे में आप एक्सप्रेस कीजिए, ताकि बच्चों को और लोगों को ये लेसन मिले कि जब हमारे अपने छोड़ जाते हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन से विपरीत व्यवहार व्यवहार करते हैं, तो उस समय हमारे हमारे अंदर इमोशनल क्या थ्रेश होल्ड होना चाहिए, खुद को कैसे मनाना चाहिए, खुद को कैसे मैनेज करना चाहिए, अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना चाहिए, आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, वो जो घटना हुई कि हमारी हाँ, फ़िल्म आज़मगढ़ जब मैंने हाँ, किसी एक ओटीटी को राइट दे दिया, अच्छा। उन्होंने उसको प्रमोट करना शुरू किया, उसमें पंकज जी का हम्म, पोस्टर पे चेहरा लगा करके प्रमोट करना शुरू किया, तो वो लीगली वैलिड था। मतलब कि हाँ, और ये बात पंकज जी को भी पता होनी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आज भी कहता हूँ, ठीक है ना, बहुत हाँ, अच्छे इंसान हैं और हमारी बहुत अच्छी संबंध हमारे रहे हैं। फ़िल्म हाँ, के बनाने में भी उनका हमारा सपोर्ट रहा है, उसके लिए मैं हमेशा क्रेडिट देता रहूँगा उनको। लेकिन कई बार ना जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, जो आपको बेवजह भी कुछ सलाह दे जाते हैं। इस मामले में मैं डेड श्योर हूँ कि पंकज जी को कुछ ऐसे लोगों ने सलाह दिया कि अरे! आप ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा। ये उकसावे में हुआ होगा। ये पक्का मैं डेड श्योर हूँ कि ऐसा ही हुआ है कि किसी व्यक्ति ने जो उनके बड़े अपने ख़ास हमदर्द बनते हैं और अपने संपर्कों में भी रहे होंगे। तो ये उनका उकसाया हुआ हो सकता है, ऐसे लोगों का उकसाया हुआ हो सकता है। कि जिसका कोई आधार नहीं है उस पे आप लीगल नोटिस भेज दो। और तो जब ये हुआ तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि हर आदमी आज जैसे पंकज जी जिस ऊंचाई पे हैं उसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की होगी और उनमें मेरी भी प्रार्थनाएं शामिल हैं। जब वो उन दिनों स्ट्रगल के दिनों में थे और मेरे पास मौके थे तो मैंने उनको ढूंढ करके काम दिया था। और जब हमारे चीज़ें सामने आई, तो वो उस चीज़ को शायद उस पल में याद नहीं रखे हों। अचानक से उन्होंने कोई ऐसा फ़ैसला लिया कि मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। तो मेरे लिए थोड़ा दुःख था इसका, ये दुःख पहुँचा। लेकिन जब वो लीगल नोटिस होने के बाद भी ना एक और दुःख ये पहुँचा कि उसको उन्होंने पब्लिक कर दिया, मतलब कि मीडिया में छपवा दिया और उसके पीछे भी उनके वही सिपहसालार जो नए नवेले लोग होते हैं ना कि मैं पंकज भैया का बड़ा वाला क्लोज हूँ। सपोर्टर हूँ, तो वैसे ही लोगों का हाथ था उसमें भी, ठीक है। जब मैंने धैर्य के साथ उन सब चीज़ों को बहुत कूली, मैंने कोई जवाब किसी को नहीं देना। मैंने लीगल का जवाब लीगल से दिया और पंकज जी के बातों का जवाब मैंने सोशल मीडिया पर आकर के अपना पक्ष रखा और पक्ष मैंने प्रमाण के साथ रखा अपना कि मेरे पास ये प्रमाण है कि जो वो कह रहे हैं या जो लीगल नोटिस के जरिए फैलाई जा रही है बात, वो सरासर गलत है। और जब ये ऐसा सब सामने आ गया
तो वो बैक फुट पे आ गए लोग। और फिर उसके बाद मेरे पास चांस था कि मैं जा करके आगे, मतलब कि मेरे हितों को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसके लिए मैं कुछ लीगल एक्शन लूं, लेकिन नहीं, वो बहुत अपना समझ। कॉल नहीं है। अपना हाँ। कॉल आगे बढ़ना है, ठीक है। और ठीक है, हम अभी भी मतलब कि एक मान के जिस दुनिया में मैं हूँ वहाँ बहुत छोटा हूँ। आपने मेरे बारे में चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हो, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ अभी बहुत ही छोटा हूँ। और एक तरह से मतलब कि वो जो कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी है या बुनियाद है, इस पे क्या कुछ होगा। तो आगे बढ़ना है। आप लोगों की दुआएं चाहिए, अपनी कमलेश मेहनत। सर, जब आप लोगों में ये बातें चल रही थी, लीगल वॉर चल रहा था, बातों की, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे चीजें चल रहा था, भी ऐसा हुआ कि आप डायरेक्ट अप्रोच करें और बात करके खत्म करें, मैंने rather चाहा than going to, आपने चाहा, राइट? हाँ। मैंने चाहा था मैंने हाँ। मैंने चाहा था कि हम लोग बैठ के बात करें, लेकिन ये जो ऐसा संभावनाएं बनी नहीं उधर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ एक सिंपल मैसेज है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जब ऊपर चढ़ो तो जिस सीढ़ी से चढ़े हो उस सीढ़ी को लात मारकर गिराओ मत। चूंकि ये सीढ़ी ने सहयोग दिया ऊपर चढ़ने के लिए। सर ने एक बात कही कि पंकज सर, जिस ऊंचाई पे गए उसके लिए कितने लोगों ने अपने कंधों को, दुआओं को सीढ़ी के रूप में उनको दिया होगा। इसमें अगर कोई फाइनेंशियल नुकसान हो भी जाता हो, चीजें हो भी जाती हों, तो अपने दोस्तों के साथ सदैव बना के रखें। क्योंकि जब गिरोगे तो कौन उठाने आएगा, इसका भी इंतजाम करके रखना पड़ेगा। मैं मीडिया के ही ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि जो एक टॉप इनपुट एडिटर थे, तो अपने जूनियर लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब जॉब गई तो जूनियर में से ही कोई आके उनको हेल्प करना शुरू किया। सिर ही दिल के पास रखें, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में हमेशा बोलता हूँ, जब जॉब चली जाती है तो शायद सीनियर हेल्प करे ना करे, लेकिन आपका जूनियर से प्यार और मोहब्बत और इश्क है, अपनी जान हथेली पे लेके, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को स्टेक पे लगा के आपको हेल्प करता है। कमलेश सर, एक बात बताइए, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं या मूवी बनाए हैं, वो कौन कौन से हैं? चूंकि एक छोटी सी बात दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब किए कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ताकि कमलेश सर जैसे जो काम करते हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा लेके आ सकूं। कमलेश सर, आप एक जरूर यहाँ बताइएगा और उसका लिंक भी बताइएगा, हम लिंक भी आगे देंगे, कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्री बनाया, उसका उद्देश्य क्या था। और अगर कोई यहाँ पेरेंट्स बच्चे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, तो ये पेरेंट्स किस तरह से उसको देखने के लिए अपने बच्चों को बोले, और बच्चों में क्या चेंजेस होगा, क्या इंस्पिरेशन मिलेगा, क्या मोटिवेशन मिलेगा, आप पूरा बता दीजिए। और मैं चाहता हूं कि दुनिया आपकी चैनल पे जाए, दुनिया आपको देखे, आपके काम को देखे, और खुद इंस्पायर्ड हो, और आने वाले कल के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने। क्योंकि मोटिवेशन बहुत बड़ा धंधा है हिंदुस्तान में, उसका सेलर मैं भी हूँ। एनीवे, हाँ। जी, देखिए, दो तरह के काम आपको जब हम फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के रूप में हाँ। देखते हैं, हाँ। तो दो तरह की चीजें। एक तो जब आप अपने मतलब एक प्रोफेशन में होते हैं और एक रेगुलर वर्क में होते हैं और जी। बहुत कुछ करते हैं। जी। जैसे जब मैं पत्रकारिता छोड़ करके और टेलीविजन की दुनिया में आया तो फिक्शन, हम्म। पहला सीरीज ही बनाया फिक्शन, ये हुई ना बात, बहुत ही क्या क्या। सफल रहा। उसके राइट। बाद मैं फिर बहुत सारे हेल्थ शो बनाए, ओ। कुछ एक चैनल के लिए अच्छे, मतलब कि जो आजकल पॉडकास्ट, जो हेल्थ पॉडकास्ट होते हैं, हाँ। ये जी। मैं बहुत पहले मतलब कि लगभग छोटे छोटे यदि टुकड़ों में देखे तो लगभग 1000 एपिसोड, उसके ओ, एक दिन में 4 एपिसोड इस तरह के। ये आपके चैनल पे आज भी उपलब्ध है? नहीं, हमारे चैनल पे नहीं, वो किसी और चैनल के लिए था। ठीक, अच्छा, ठीक है, अब हाँ। वो हेल्थ का चैनल था, वो नहीं है, लेकिन हम्म। तो हमने महीने हर दिन 2 घंटे का एक हम्म। पॉडकास्ट एक तरह से तब बनाते थे हम। आज के ओके। पॉडकास्ट नाम दिया जा रहा है, तब वो टॉक शो जैसे कह ऑक्सीजन। सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने ट्रैवल शो, रिलीजियस टूरिज्म पे बहुत लंबे, लगभग 400 एपिसोड के ट्रैवल शो मैंने लिखे, उसके पहले। डायरेक्ट किए। हाँ। कुछ शहरों के प्रोफाइलिंग किए, जैसे 10-11 शहरों की अच्छी प्रोफाइलिंग की।
पंजाब के बहुत सारे शहरों की प्रोफाइल फ़िल्में मैंने की। चांदनी चौक पे एक बड़ा अच्छा सीरीज़ मैंने लिखा, चांदनी चौक के नाम से ही दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुआ। ओह! ये तमाम काम हैं, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्री जो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आपको पहचान देती है या उस तरह का, तो मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स 2018 में बनी और 2018 के लिए 19 में उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हुँ, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी हुँ, दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं हैं, हुँ, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उनकी प्रेरणा थी, उनकी मोटिवेशन था और उनका ही मतलब एक थॉट था कि मधुबनी स्टेशन का जब रिफ़ॉर्म हुआ एक तरह से मधुबनी पेंटिंग के ज़रिए उसको देश का दूसरा सबसे खूबसूरत स्टेशन बना पेंटिंग दिया। तो उस पूरी प्रक्रिया पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और साथ-साथ वो मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया था स्टेशन। तो वो मधुबनी पेंटिंग क्या है उसकी भी बात हो। तो इसके लेकर के एक फ़िल्म बड़े लेवल पे बनी 36 मिनट की और उसको नेशनल अवार्ड मिला। हुँ, एक डॉक्यूमेंट्री मेरी किसी किन्हीं लोगों के नज़र में थोड़ी कंट्रोवर्शियल अ, लगती है, लेकिन मैंने वही किया जो दिल किया, दिल ने देखा। कहा। हुँ, दिल्ली दिल्ली में दंगा हुआ था 2020 में और उसपे हुँ, एक मेरी डॉक्यूमेंट्री है दिल्ली राइट्स अ टेल ऑफ बर्न एंड ब्लेम। तो हुँ, मैंने जस का तस धर दिया, जो वहाँ देखा, जो लोगों ने कहा, जो सुना हमने, वो हमने अपनी बिना एक भी बात कहे, उनको ऐसे ही रख दिया। एक समय के लिए किसी को लग सकता है एक पक्ष को कि ये हमारे विरोध में है या हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन बाद में अभी बहुत सारे अदालती फैसले आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी वही बातें हैं जो हमारी डॉक्यूमेंट्री में रिफ्लेक्ट हुँ, हुई। हुँ, 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 तो वो फ़िल्म है। एक हमने फ़िल्म अभी डॉक्यूमेंट्री काकोरी पे एक हमने की है। काकोरी रेल एक्शन जो हुआ था, उस पे फ्रीडम फाइटर, जी हाँ, यूपी वाला, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें ट्रेन लूट ली गई थी। ट्रेन लूट ली गई थी। वो ओह! आने सु वाली है। आने वो वाली है। वो आने वाली है कब तक और रिलीज़ होगी वो? बस इसी साल ओह! उसको अच्छा, वॉव! डॉक्यूमेंट्री हुँ, फॉर्म में दे हुँ, रहे हैं। हुँ, और एक मेरी डॉक्यूमेंट्री है जो कोरोना के दिनों में कुछ अच्छे काम जो हुए थे, वो उस पे एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भी आने वाली है, वो अभी अंडर प्रोडक्शन एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अब हमारा फ़ोकस फ़िल्मों पे है। मेरी पहली फ़ीचर फ़िल्म आजमगढ़ ही थी, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हुँ, 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 मैंने लिखी थी मासूम सवाल। वो बहुत हुँ, लोगों ने नहीं देखी, छोटी रिलीज़ थी। हुँ, उसका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। वो जी सर। 13 साल की एक बच्ची की कहानी है, जिसको पहला पीरियड आता है और वो किस तरह के साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर से गुज़र रही है उस पहले पीरियड में और एक इमोशनल ब्रेकडाउन उसका जो होता है। तो इस पे एक बड़ी खूबसूरत कहानी पे फ़िल्म बनी है। किसी और ने डायरेक्ट की है। मैंने उसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है। वो 2022 में रिलीज़ हुई थी। छोटी रिलीज़ थी इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों पता तक नहीं चला। लेकिन वो सब्जेक्ट बहुत ही बड़े लेवल का सब्जेक्ट है, मतलब कि सबको, हर परिवार को अपील करने वाला। कमलेश सर एक और बात बताइएगा, कभी ऐसा हुआ कि जब मैं अब डाउन लाइन लेके आ रहा हूँ, जब आप ऊपर उठते गए, चीजें चलते गए, तो कई लोग कहते हैं कि इसने मेरा काम नहीं किया, उसने मेरा काम नहीं करवाया, इसने ऐसे काम नहीं किया, चूंकि जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं वहां पे एक फंडामेंटल काम करता है। आप उनके काम आ गए तो आप अच्छे हैं, आप उनके काम नहीं आए, आप बिल्कुल बदल गए हैं। एकदम आप जब भोजपुरी भी बोलते हैं तो आपको लगता है तो आप अंग्रेजी बोलते हैं। इसका कभी एक्सपीरियंस रहा हो? देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा हाँ। कि ये सब चीज़ें बहुआयामी हैं, मतलब कि बहुत तरह से होंगी। आप अच्छा। किधर-किधर ध्यान देंगे? हाँ। तो उन चीज़ों पे आप ध्यान ही मत दीजिए। आप बिल्कुल उधर इग्नोर करिए, उधर ध्यान ही मत दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई व्यक्ति वाली बात नहीं होती है। हम्म, ये मन के जो भाव होते हैं ना, मतलब कि हाँ। हम्म, मनुष्य स्वभाव कई बार ऐसे करा देता है, ठीक है ना? लोग कहेंगे कि यार देखो बदल गए, ये है। अरे हम कहते हैं कि
हम ही नहीं अभी बदले हैं, हम अपने आप को उस लेवल पे पा ही नहीं रहे हैं जहाँ मुझे होना है, तो मैं क्यों बदलूँगा, कहाँ बदलूँगा? अभी बहुत लंबा चलना है और जो हासिल करना है उसमें अभी बहुत लंबे-लंबे पड़ाव पार करने हैं। यदि मैं तब उसके बाद कुछ ऐसा होऊँ तो ठीक है। सवाल उठता है। क्या अभी ये ये जगह बहुत पर हम्बलनेस हो गई। मैं आप जैसे बोलता हूँ कि आज भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो परिवर्तन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। व्हाट माइट बी द रीजन? आज भी गुंडों को ही ग्लोरीफाई किया जाता है। आज भी बदमाशों को ही ग्लोरीफाई किया जाता है। आप जहां से हैं वहीं से क्या एक एक वो मर गए, गुजर गए, वो शहाबुद्दीन। इन सभी की ग्लोरिफिकेशंस होती थी। ये क्या कारण हो सकता है कि बिहार आज भी मोरलेस उसी अवस्था में कास्टिज्म में फैला हुआ है? सारी दुनिया में कास्टिज्म्स नीचे, सारे हिंदुस्तान में कास्टिज्म्स काफी नीचे ले गई, परफॉर्मेंस आगे आ गया, विकास बहुत बड़ी चीज हो गई, धनवानों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन आज भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्यों लटका हुआ है? कास्ट के बीच में, चीजों के बीचों में क्या कारण हो सकता है? आप अपनी स्टोरी टेलिंग नजरिए से बता सकते हैं क्या हो सकता है? देखिए, 2 पहलू पे बात इस पे रखूँगा मैं अपनी। परफेक्ट। एक तो कि बिहार के लोगों का जो मतलब कि पावर है, जो स्टैमिना है, जो बहुत है। करेज है, बहुत है। जो उनकी थॉट है और जो काबिलियत है, उसके संदर्भ बियॉन्ड में डाउट। आप धान की खेती कभी देखे हैं? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो धान की खेती 2 तरह से होती है। एक डायरेक्ट और एक रीप्लांट। नहीं, 2 तरह से नहीं, मतलब 2 प्रक्रिया से धान उपजाया हाँ जाता हाँ 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 है कि उसका बीज ना छींट दिया जाता है हाँ 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 और हाँ। उस बीज जो बीज 3-4 इंच का होता है, तो जी। उसको उखाड़ करके फिर उसको समूह में दूसरी खेत बारह। में हाँ बोया जाता हाँ है। यदि उसको उस बीज को वहीं पे छोड़ देंगे ना, हाँ। पहली खेत में ही, तो उसमें फल नहीं आएगा वो। और आएगा तो बहुत कमज़ोर आएगा। अच्छा हाँ, लेकिन अच्छा जब हाँ आप उसको निकाल करके दूसरी जगह रोपते हैं, हाँ। तो वो धान बड़ा लहलहा होता है। उठता है हाँ। और ऐसे ही खेती लहराता है, होती हाँ हाँ। है। हम ना बिहारी ऐसे ही हैं और बिहार में छींट दिए जाएँ तो फल नहीं आएगा। वहाँ से उखाड़ करके दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कनाडा, अमेरिका कहीं भी रोप देंगे ना, लहलहा उठेंगे। ठीक क्या है? क्या बात कही आपने! लेकिन ऐसा नहीं कि फिर बिहार बंजर हो जाएगा। नहीं, वो जमीन। फिर वो वही धन वहाँ जाता है, वो धन या धान जो भी है, तो उसको भी सिंचित करता है, वहाँ फिर बुआई लायक भी चीज़ें तैयार होती हैं, ठीक है? एक तो ये कमलेश सर, पहलू है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होगा। अगर बीज कहीं और की, फसल कहीं और है, तो कुछ दिनों के बाद जहां पे फसल हो, लोग वहीं पे बसना शुरू हो जाएंगे। आप ये देखिए, चाहे इसको लेकर के कोई ये कहे कि भई इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन सच बात ये है कि बिहार से उखड़ कर के बहुत सारे लोग दूसरी जगह रोपे जा चुके हैं और वहीं लहलहा रहे हैं, ठीक है? मैं आपको नहीं सर, इसका आपको बताता, आपने संपदा बाबू का नाम सुना होगा, जो एल्केम के मालिक हैं। जी। जब अपनी बुक लिखी थी तो मैं उनको प्रेजेंट, अभी तो गुजर गए, उनके जो भाई हैं वासुदेव सिंह जी, उनसे मैं जी। मिला। हुँ। मैं बहुत लोगों को जानता हूं को जो बिहार के बीच थे, रोपे कहीं और गए, लहला वहीं रहे हैं, और गांव को उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, तो ये है, हाँ ये एक तो पहलू है। दूसरा, हाँ बिहार का जो आर्थिक और सामाजिक उत्थान जो है, वो रुका या जो गति चाहिए वो नहीं हुआ है। हाँ। उसकी वजह है एक ना आपको एक मतलब भाव ऐसा होना चाहिए, राज्य स्तरीय विकास का एक भाव होना चाहिए और वो पॉलिटिकल दिल से होना नेताओं चाहिए। की तरह से, मतलब उस फोरम पे होना चाहिए। बिहार अपने आप में ना वैचारिक रूप से कई जगहों पे बटा हुआ है, भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से। दुर्भाग्य से बिहार की राजनीति में ऐसा कोई भी हाल फिलहाल, मतलब कि पिछले 50 साल की भी बात कर लेते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजनेता नहीं हुआ जो बिहार के उत्थान को लेकर के एक सांस्कृतिक चेतना, एक राजनीतिक चेतना, एक आर्थिक चेतना बिहार के लोगों में भर दे और उस ढंग से काम करे। जो भी हुए
अपने लिए हुए राजनेता, उन्होंने अपना उत्थान, अपनी निजी पहचान, अपनी पारिवारिक लाभ, ये सब पे हाँ, केंद्रित रखा। ठीक है। कमलेश सर। वो कमलेश राज सर। मुझे कंप्लीट कर लीजिए हाँ ये हाँ वाली बात। हाँ हाँ। वो जो एक राजनीतिक उद्देश्य उन्होंने हम्म, बहुत ही अपने निजी दायरे तक सीमित रखा, वो बिहार को लेकर के आगे कभी बढ़ा ही नहीं। वो किसी भी दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर हाँ दल हाँ। की। ठीक है। आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, जब हरियाणा को लेकर के हुआ, पंजाब को लेकर के हुआ, दक्षिण भारत के अलग राज्यों को लेकर के, वो एक जज्बा, एक जोश की हमारा राज्य आगे बढ़े। ठीक है ना। यहाँ हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारी अपनी राजनीति आगे बढ़े, इसमें रह गया। छोटे प्रयास से व्यक्ति एक छोटा बदलाव लाएगा, एक सामाजिक बदलाव लाएगा, लेकिन राज बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वो राजनीतिक चेतना जो है, वो बहुत जरूरी थी, जो एक आदमी लेकर के आ सकता है, वो अभी अभाव है। अच्छा सर, एक बात बताइए। आप गांव के परिप्रेक्ष्य में रहे जहां लोग डाकुओं की कहानी को ग्लोरीफाई करके सुनाते थे, तो आपने पुलिस की कहानी को किस तरह से डॉक्यूमेंट्री लेकर के किरण बेदी जैसे हस्ती को लॉन्च करने के लिए, एंकर करने के लिए बोला? ये क्या इंस्टेंस हुआ, ये कैसे हुआ? अ, वही मैं आपको बता रहा था कि जो मैं पत्रकारिता कर रहा था, तो हाँ, उस दरमियान मेरा जो सेक्शन था उसमें बहुत सारे ऐसी कहानियां आती थी हाँ, और वुमेन सेंट्रिक होती थी। ओ, हाँ, और वो सेक्शन मेरे हिस्से था, बच्चों और महिलाओं राइट, में कई कहानियां ऐसी होती थी जो बहुत ही रियल लाइफ में, मतलब ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी महिलाओं की बहादुरी की कहानियां होती थी। ओ, लगता था कि यार, ये मतलब कि ऐसे विकट हाल में इस महिला ने यदि ये करेज बटोर करके रखा, तो इसको राइट, सैल्यूट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से एक प्रोग्राम डिराइव हुआ कि ये हुई ना बात। हाँ। अच्छा, ये हुई ना बात, हाँ। हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये इसी किस लैंग्वेज में था, हिंदी या भोजपुरी? हिंदी हिंदी तो यही टाइटल हिंदी, बन हाँ। गया। हाँ और हमने दूरदर्शन पे एक वीकली सीरीज शुरू हाँ किया, एक सूर्या टीवी के नाम से हाँ प्रोडक्शन हाउस है। हाँ आ, तो उसके लिए ये किया हमने। फिर जया जेटली जी, हाँ। जो पॉलिटिशियन रही, हम्म, अब सोशल वर्क में हैं, तो हाँ। उनको उनसे मेरा संपर्क था, मिलना जुलना होता हम्म, था। उनको मैंने कहा कि आप इसको एंकर करिए। हम्म, तो वो एंकर करना शुरू की, और वो प्रोग्राम हम्म, बहुत ही पसंद आने लगा, क्योंकि हम हम्म। बहुत ही मतलब गांव की कोई अनजान सी महिला को की बहादुरी के किस्से उठाते थे। और वो अनसन सन। करंट किस्से, मतलब हाल फिलहाल में कुछ हुआ हो, हाँ, तो वो किस्से हम लोग और उसको ड्रामेटाइज करते थे। ओके। तो ये चीज मैंने एक एपिसोड किरण जी को भेजा, अच्छा। और उनको मैंने कहा कि मैं ऐसा एक काम करता हूँ, आप देखें हाँ, और आपकी प्रतिक्रिया मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। हम्म। तो उन्होंने कहा कि अरे कमलेश, आप ये कर रहे हो, इसको तो मुझे एंकर करना चाहिए। वाओ, फिर? तो और संजोग से जया जी की कुछ दूसरी असाइनमेंट भी थी, तो हाँ, उस वजह से मैंने कहा कि फिर आप करिए। हम्म। तो उन्होंने कहा कि बस मैं इसको करती हूँ, क्या आप हमें क्या दोगे इसके लिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि जया जी चाय पिलाती हैं हमें, हाँ। आप सोच लीजिए कि आपको मैं क्या दे सकता हूँ। तो वो बोले कि मैं भी चाय पिलाऊंगी। अच्छा, फिर? हाँ। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया, और फिर उसको उन्होंने एंकर करना शुरू किया। सो, लेडीज एंड जेंटलमैन, कमलेश जी की ये कहानी कह रही है कि अगर हेल्प भी मांगनी है ना, तो दिल खोल के हेल्प मांगे। सर ने कहा कि जया जेटली जी पैसा लेने के बजाय चाय पिलाती थी, अब बताइए हम क्या दे सकते हैं। और वो हंसने लगी। और ये कहानी फिर आगे कैसे बढ़ा और किस तरह से ये किरण बेदी जी सर के साथ आई, और अनसंग हीरो जो रेलिवेंट है उस परिप्रेक्ष्य में, जिनके पास साधन नहीं है लेकिन हेरोइज्म्स के लिए
वो लोग तैयार हैं, वो काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हीरो बनने के लिए रिसोर्स की बहुत जरूरत नहीं होती। अगर रिसोर्स की ही जरूरत होती तो सचिन तेंदुलकर के बेटे एंड सुनील गावस्कर के बेटे क्रिकेट के महारथी होंगे, महेंद्र सिंह धोनी नहीं। तो सर बताइए फिर क्या हुआ? तो फिर किरण जी हंसने लगी, बोली कि मैं भी चाय पिलाऊंगी। अच्छा, वाह। फिर और हाँ। इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। उस प्रोग्राम को उन्होंने एंकर करना शुरू किया। हाँ। आ, और लगभग 1 साल तक वो प्रोग्राम चला और बहुत ही अच्छी मतलब कि व्यूअरशिप थी। उन दिनों तो ईमेल वगैरह का भी जमाना नहीं था। चिट्ठियां आती थी पोस्ट बॉक्स नंबर पे। तो हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर था, वो भरा रहता था पोस्ट बॉक्स। और ओ। हफ्ते में मतलब इतनी ढेरों चिट्ठियां आती थी। और उस चिट्ठियों का भी एक फायदा होता था। वो यस, रेफरेंस। हाँ, जैसे क्या होता था कि अब हमने किसी महिला की एक एक गाजियाबाद में महिला थी, हम्म। वो डकैतों से भिड़ गई थी। ओ। तो वो डकैतों को भगाई भी, अपने धन की भी रक्षा की, और कुछ को पकड़ी भी और पुलिस के पकड़वाई भी। इस दरमियान उनको ना कई सारे छर्रे लग गए, गोली चली थी ओ, तो गोली चली थी, हाँ। छर्रे लग गए। तो हाँ, छर्रे फिर। जो होते हैं वो कई बार हम्म। ना ऑपरेशन के अभाव में मतलब कि हाँ। छूट जाते हैं, तो वो बाद हाँ। में शरीर में रहते हैं और वो बीच बीच में पेन करते हैं, कुछ ऐसे भी। तो वो महिला के ना पैसे नहीं थे कि वो छर्रे निकलवा सके। राजस्थान से किसी व्यक्ति ने पैसे भेजे हमसे ओ। पता लेकर के, अकाउंट ओ। नंबर लेकर के, उस महिला के लिए। कि वो महिला, जब हमने कहानी दिखाई कि इनके शरीर में वो एक्चुअल कहानियां भी होती थी, तो हम उनको भी 1-2 मिनट हम उनको भी फीचर करते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो जो रियल महिलाएं होती थी। तो उनका अकाउंट नंबर लेकर राजस्थान के व्यक्ति ने पूरा ऑपरेशन का खर्चा उठाया और उनका ऑपरेशन हुआ और एकदम बड़ी खुश हो गई। इस तरह के और भी मतलब कि ऐसे लोग सपोर्ट में आ जाते थे, ऐसे सर लोग। बताइए, सर बताइए ना सर। देखिए, मैं ये कहता हूं इसी टर्म्स को आज मॉडर्न कॉर्पोरेट के जमाने में क्राउड फंडिंग कहा जाता है। और कई लोग क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसा मेडिकल के नाम पे लेकर के आस करते हैं। बट आप जो बता रहे हैं उस जमाने की क्राउड फंडिंग करते हैं, बता रहे हैं जब पोस्ट कार्ड होता था, जब अंतरदेशिया होता था, जब पापा हम लोग को हॉस्टल में भेजते थे लेटर लिख करके, तो लिफाफे में अंतरदेशिया लिख करके उसके ऊपर अपना एड्रेस लेके भेजते थे। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं। लग रहा है कि कई वर्षों, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में उस टाइम जोन में चला गया हूँ जिसमें मैंने पढ़ाई करी थी। फिर बताइए तो आप, बहुत मजा आ रहा है, हाँ। ऐसी मतलब कि महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को, बहादुर लड़कियों को ढूंढते थे, उनकी कहानियों को ड्रामेटाइज करते थे। और जब दिखाते थे तो वो भी हमें बड़ा एक अच्छा मतलब लगता था कि कुछ अच्छा हो रहा है। और उसके बाद मतलब वो दूरदर्शन का वन ऑफ द बेस्ट सर, शो था वो। लग रहा था अच्छा नहीं, आप कर रहे थे अच्छा। आप जी। देखिए उस जीवात्मा को कितना किया कि दोनों को, जो राजस्थान के सेमेटेरियन व्यक्ति जिसने हेल्प करी, उसको दे के खुशी होती है। आप देखिएगा जब किसी व्यक्ति को निस्वार्थ आप देते हैं ना, तो जो देने का आनंद है, जो देने का खुशी है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं होता। उसको आप मेजर नहीं कर सकते, कैलिब्रेट नहीं कर सकते। यहाँ जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं ये कनेक्ट करेंगे कि जब निस्वार्थ आप किसी के व्यक्ति को देते हो ना, तो जब देने के बाद आप फील करते हो तो कई दिनों तक उसकी खुशियों में झूमते रहते हो कि मैंने ऐसा काम किया है जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। खास करके अभी भी इस दुनिया में भी, जहां लोग कट की बात करते हैं, जहां लोग कमीशन की बात करते हैं, लोग जहां ये बात मान के चलते हैं कि जब तक आप कमीशन नहीं दोगे, कट नहीं दोगे, तो काम नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल you one fact very frankly. I'm one of the renowned corporate trainers and deals with the CEOs of the different companies and big companies. I'm working with Adani, or let it be big company. I'm talking about the JSW. And आज मुझसे किसी ने एक कप चाय भी नहीं पिया होगा मेरा। अगर गलती से मैंने पे किया ना, तो भी वो कहते नहीं, आप नहीं दोगे। सी, ये मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है, when you become larger than your environment, environment protects you. But when you become the part of the environment, then exactly you start smelling, because आपकी दुनिया के वही लोग हैं जो आपके साथ में होते हैं, और एक नाम जो जुड़ जाता है, दल्ला। सो सर जो कह रहे हैं, जो स्टोरी बता रहे हैं कि ये किस तरह से कारण बने, कारण बने,
उस लोग जो बहादुरी की लड़ाई लड़ते हुए सफर करने लगे और उनकी कहानी को दूरदर्शन पे जब दिखाया गया, तो वो लोग जो खुशी महसूस करना चाहते हैं, आगे आके हेल्प करने लगे। आप भी हेल्प कीजिएगा और सर और कोई कहानियां सुनाइए बढ़िया सा, जिसमें निकर करे लोगों को उस खुशियों को लेने का किसी को निस्वार्थ भाव से दे करके। जी, ऐसे तो मतलब कि आपके जीवन में इस तरह से बहुत सारी चीजें चलती ही रहती हैं। पर्टिकुलर अभी एकदम से तो ख्याल नहीं आ रहा है कि मैं किस हाँ, घटना का जिक्र करूं। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही ना कि ये दो तरफा खुशियों का हाँ, जरिया आदान बन प्रदान। जाता है। हाँ, हाँ। एक एक महिला जिसके बाह में छर्रे फंसे हैं और छड़े उसके फंसे साथ हैं। जी रही है, वो ऑपरेशन करा करके एक सहज जीवन जी करके कितना खुश हो रही है। एक व्यक्ति जो आ, इस भाव में जुड़ करके और ये काम करा दिया, उसकी अपनी खुशी है, तो वो अलग से खुश हो रहा है। तो आप बहुत ही अच्छा कहिए कि ये दो तरफा खुशियों का ऐसी कारण कोई बने। इंसिडेंट में जब आप कहीं भी खड़े हो जाते हैं, तो न सिर्फ आप दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं, आप स्वयं भी खुशी पाते हैं उस चीज को करते हुए। और यही मतलब कि जीवन में आप यदि बहुत सीधा सा उद्देश्य पाए तो क्या है, खुश रहना। हैप्पीनेस। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट में हैप्पीनेस कोच बहुत बिकते हैं, और जाके हैप्पीनेस कोच बोलते हैं वो खुद ही अनहैप्पी हैं। बड़ी जी। मैं बताता हूँ, जिसने जिसने कभी शादी नहीं करी वो कहता है बीवी को खुश कैसे रखे, जिसके जी। बच्चे नहीं वो बोलते हैं बच्चे से कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग रखे। बड़ी अजीब सी दुनिया है सर। मैं तो देखता हूँ अपनी नजर से, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने सोल से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। सर, एक बात बताइए, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो आपको कब लगा कि आपको पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में जाना चाहिए, और ये बीज कब अंकुरित हुए? और एक बात और बताइएगा, जो मैं ऐसे बोलता हूँ, मुझे पता है कई लोग नाराज हो जाएंगे, खास करके मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड नाराज हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि चलो यूपीएससी नहीं हुआ तो चल यार पत्रकारिता कर लेते हैं? क्योंकि बहुत बहुत पत्रकार आप देखेंगे, बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यार, चूंकि चूंकि जब पब्लिश होगा तो वो देखेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यार अब यूपीएससी तो हुआ नहीं, जीवन का पालन करना है तो चल यार जर्नलिस्ट बन जाते हैं, पावर तो इसमें भी है। तो कहीं पावर ने अट्रैक्ट किया, क्रिएटिविटी ने अटैक किया, ये अटैक किया, तो कैसे हुआ कि यूपीएससी से जर्नलिज्म की दुनिया में? देखिए, जब हम अपना गांव छोड़कर दिल्ली आए, जी सर। तो सिंगल गोल था कि बनना तो आईएएस ही है। ठीक है, बस। एकदम सिंगल गोल था। जी। और वो 3.5 साल तक रहा। अच्छा, मुखर्जी नगर और रहते थे, कहाँ रहते थे? मैं विजयनगर में रहता था, मॉडल टाउन और विजयनगर, यहाँ सर दिल्ली ये यूनिवर्सिटी। टेलीकास्ट हडसन लाइन से ही हो रहा है, आपकी पुरानी जगह। तो जब आखिरी चौथे साल का आखिरी 6 महीना जब था, तब हुआ कि अब क्या। तो अपने आप को हमने टटोला कि हम लिख अच्छा लेते हैं, ठीक अच्छा, है, कुछ कहानियां भी बुन लेते हैं, अच्छा। और थोड़ी जागरूक भी थे, थोड़े उद्वेलित भी थे सामाजिक राजनीतिक हलचलों से। तो ये मन में ऐसी चीजें थी, तो ये लगा कि जो अपने मन में है वो यही हो सकता है कि अपने को प्रकट किया जाए पत्रकारिता के जरिए। और संयोग से कुछ मित्र भी थे, पत्रकार हो चुके थे उन्हीं दरमियान। तो वो उसमें से एक नाम मैं लेना चाहूंगा, दिलीप सिंह हैं, जो एक बड़ा टीवी चैनल हेड करते हैं आज। तो दिलीप सिंह बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। तो उन दिनों वो पत्रकार हो चुके थे और हम आईएएस की तैयारी में लगे हुए थे। अच्छा। तो वो व्यक्ति जब आता था तो हमें कई बार ये किस्से कि आज हमने हाजी मस्तान से इंटरव्यू लिया, आज बाला साहब ठाकरे का इंटरव्यू लिया, वो श्रीलंका गया था, प्रभाकरण का इंटरव्यू लेकर के आए थे। तो वो जो किस्से सुनाते थे और कि मतलब, तो हमें बड़ा एक फैसिनेटिंग लगता था कि यार क्या क्या आदमी है यार, ये प्रभाकरण का इंटरव्यू लेकर के आ रहा है ये आदमी। तो वो पत्रकारिता का तो एक अपने में एक जमीन तो थी ही, और वो एक्सलेट करने वाले लोग भी थे। तो इस तरह विजय से विजयनगर की डबल स्टोरी की याद आती है अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी कहते हुए हमें वो कमरा भी याद आ रहा है जहाँ ये किस्से हुआ करते थे। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी इसी एरिया में दिल्ली में रहता हूँ।
एंड तो आई कैन रियली रिलेट विद दिस। अच्छा सर, एक बात बताइए, बिहार, चूंकि आपने बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट्री बनाया, फिल्मों में काम किया, तो बिहार के लोग जाके बॉम्बे में काम करते हैं, और बॉम्बे के राजनीतिक लोग, राजनीतिज्ञ लोग बिहार के और बिहारियों पे राजनीति भी करते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार को फिल्म प्रोडक्शन का हब बनाया जाए, चीजें बनाया जाए, और बिहार के लोग बिहार में फिल्म बनाएं, और साफ सुथरी मूवी बनाएं, साफ सुथरी, मतलब आज बिहारी सॉन्ग आते ही जो है ना, लोगों के दिमाग में बड़ी अजीब सी चीज आती है। तो दो चीज पे बताइए कि जो लोग बिहारी मूवी पे सोचने लगते हैं, क्यों वहां दर्शक अच्छे नहीं है, या जो सॉन्ग बोलते हैं वो क्या चीज रहता है, तो बिहार क्यों नहीं हब बन सकता, पटना क्यों नहीं हब बन सकता, क्यों? देखिए, आप जरूरी नहीं कि जो चीज जहां बन रही है वहीं बिके। ठीक है, हाँ, कुछ बिल्कुल सही है। आज तो कहीं अमेरिका में बनेगी, बनता है, इंडिया में बिकता है, हाँ, इंडिया में कहीं बिकता है, बनेगी, अमेरिका में कहीं बिकता है, बिकेगी, हाँ। मार्केट कहीं और होगा। मार्केट कहीं और है, हाँ। लेकिन फिल्म प्रोडक्शन का और ये क्या है ना कि एक कल्चर है ये मतलब कि लोगों में सिनेमा को देखने की ललक जब तक नहीं होगी ना, हम्म। वो वहां पे बड़े प्रोडक्शन के चांसेस कम रहेंगे। आपको बताएं कि बिहार में सिनेमा देखने की ललक कम है। ये ललक मेरी इसलिए। लाइन थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हाँ, बोलिए। ललक कम है कि आप कोई फिल्म रिलीज होती है, जी हिंदी फिल्म मान लीजिए, जी जी जी। और उसके प्रति हो कि यार ये फिल्म लग रही है इसको देखना है, हम्म। या सपोज करिए भोजपुरी फिल्म, ये फिल्म लग रही है इसको देखना है, ऐसा ये ललक आम तौर पे नहीं है जो बड़े शहरों में है, दूसरे शहरों में है। बिहार के क्यों, इसकी वजह है कि एक ना वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ कि हम जो लोग भी थोड़े पढ़े लिखे तबके हैं, जो थोड़े सभ्य भाषा में बात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चलते हुए उनके परिवार पे कोई छीटाकशी न करे, वो अपने परिवार के साथ सिनेमा देखने जा रहा है। ऐसे कितने शहर हैं, पटना एक आप गिन सकते हैं, ठीक है, जहां कोई ये कहे कि यार चलो आज शाम को 9 बजे की फिल्म देख करके आते हैं मल्टीप्लेक्स में। ऐसे परिवारों की गिनती कर सकते हैं आप। छोटे शहर तो छोड़ दीजिए। वजह क्या हुआ, वजह ये हुआ कि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ औद्योगिक विकास हुआ होता तो मल मतलब कि अलग अलग राज्यों से लोग आए होते आपके यहाँ। तो जब वो लोग आए होते तो उनको एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती, वो डिमांड करते कि भाई हमारे यहाँ या हॉल जरूरत पैदा बने। होती, सिनेमा हॉल बने, मल्टीप्लेक्स बने, तो वो अपने घरों से निकल करके जाते। हमारे यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हुआ तो बाहर से लोग नहीं आए। जो है गोपालगंज में गोपालगंज के लोग हैं, सिवान में सिवान के हैं, गिने चुने किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम करने वाला कहीं वो भी खगड़िया से आ गया तो कोई रांची से आ गया। यही, ऐसा नहीं कि वो रोपड़ पंजाब से आ गया, या फिर सोलन हिमाचल प्रदेश से आया हो, या केरल के कोझिकोड से कोई आया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो हमार मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये चीज आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। आपका आर्थिक विकास नहीं हुआ तो आपके यहाँ मल्टीप्लेक्स नहीं बने, लोग मल्टीकल्चरल लोग नहीं आए, वो सिनेमा देखने की जरूरत उनको पैदा नहीं हुई। वहां जो लोग हैं वो लोग अपने संघर्षों में व्यस्त हैं। सिनेमा देखने के नाम पे एक एक मल्टी सिंगल थिएटर है, उसमें जाने वाले, मैं नहीं कहता हूं कि वो कौन से क्लास हैं, लेकिन उनमें जाने वाले एक खास तरह के लोग हैं। उस लोगों के साथ कुछ खास तरह के लोग नहीं बैठना पसंद करते हैं, या कंफर्ट नहीं होते हैं। पसंद करने से हमारी कंफर्ट या किसी भी कंफर्ट उसकी अपनी निजता और उसके निजी डिसीजन का है, तो नहीं कंफर्ट फील कर रहा है तो वो 200 रुपये नहीं खर्च कर रहा है, तो 20 रुपये लेकर टिकट जो खर्च कर रहा है वही थिएटर भी बन रहे हैं, वही चल रहे हैं। बाकी उसके बाद अब मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में स्क्रीन है, अब सबके पास अपनी फिल्म है, और जो इस तरह की चीजें देख सकता है, ठीक है ना, ये पूरा बाजार उससे भर गया है, उसी तरह की चीजें बन रही हैं।
भोजपुरी गानों के नाम पे मैं दोनों तरह के प्रोडक्शन हो रहे हैं, अच्छे गाने भी बन रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले बाढ़ जो है वो द्विअर्थी गानों की है। उस पे अब मतलब कि आप जाने अनजाने आप ट्रिक कर रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यही पब्लिक चाह रही है। कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं होता है कि पब्लिक क्या चाह रही है आप उसके हिसाब से बनाते हैं। आप जो फीड करते हैं, ठीक है, वही होता है। वही पब्लिक देखती है। ये यही क्वेश्चन जब मैं पूछ रहा था तो आपने कहा था थोड़ा सा लाइन लगेगा समझाने में, आपने मेरे क्वेश्चन के पहले ही समझा दिया। वही मेरा क्वेश्चन भी था कि जब हॉल नहीं होंगे, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जब डिमांड होता है तो सप्लाई होता है, सप्लाई होता है तो डिमांड होता है। तो गाँव में जब थिएटर ही नहीं है तो अच्छी मूवी लगेंगी नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि अपन मूवी से क्या क्या चीज सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मूवी किस तरह से रोल मॉडल हो सकता है। अभी जब भी भोजपुरी मूवी की बात आती है, चीजें की आती है, तो दो ही नाम आते हैं, पवन सिंह जी हैं, खेसरिया जी हैं कोई, एंड निरहुआ। यही यही दो चार नाम आते हैं जो कि लीड करते हैं भोजपुरी सिनेमा को, और वहीं पे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बनते हैं। लेकिन जब मूवी को अच्छे लेवल से बनाया जाएगा, अच्छी चीजों को लगाया जाएगा, इतिहास के झरोखे से देखा जाएगा, क्रिएटिविटी लाया जाएगा, तो कुछ लॉस होगा शुरुआत में। धीरे 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 लोग भी देखेंगे। देखिए, प्रकाश झा की भी मूवी होती थी, रिमेम्बर दैट, और वो अच्छी मूवी होती थी, वो हिंदी में मूवी थी। लेकिन प्रकाश झा सर ने भोजपुरी में मूवी नहीं बनाया होगा, आई डोंट नो, मेरे को नॉलेज नहीं है इस बात की। सो ये क्यों नहीं हो रहा है कि अच्छी मूवी बने, अच्छी कहानी पटकथा, जैसे आपने टीवी सीरियल में तब लेके आए गांव के लोगों की लड़ाई को, जंग को, अनसंग हीरो को। तो अनसंग हीरो को आज क्यों नहीं हो पाता है? जस्ट एक हम लोग डिस्कस करते हैं, हम कुछ कर तो नहीं सकते, बट हो सकता है कोई पावरफुल लोग जान जाए जो सो कॉल्ड पावर में बैठे हुए हैं। देखिए, ये आप पर्टिकुलर भोजपुरी सिनेमा के लिए कह रहे हैं या ओवरऑल? भोजपुरी, मैं भोजपुरी सिनेमा की बोलता हूँ, क्योंकि देखिए, आपने एक सबसे बड़ी बात कही कि टैलेंट बिहार में है, और वो जा करके उसकी रोपनी कर दी जाती है किसी और जगह में। क्या कहते हैं, लहलहाता हुआ वो फसल वहां बनता है, और कुछ दिन तक वो गांव की मिट्टी से जहां से जुड़ा हुआ है वो कर्ज अदा करता है। और फिर उसके बाद उस गांव के अपने खेत खलिहान को छोड़ करके भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खेत खलिहान की वैल्यू कितनी है मॉनेटरी टर्म में, क्योंकि उसको पता है कि जितनी उसकी मॉनेटरी फॉर्म है, वो जितनी अशांति वहां खरीदेगा वो एक महीना में बना लेगा। क्योंकि वो कैलकुलेट करने लगता है, वो इमोशन से दूर हो जाता है। वो इमोशन से दूर हो जाता है, जो इमोशन कनेक्टेड है दूर हो जाता है। उसको पता है वो खेत खलिहान कितना भी होगा, कितना भी उसको जोड़ लो, घटा लो, वो 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, 2 करोड़ रुपया मैं बना लूंगा। तो क्या करता है, वो बोलता है छोड़ यार, जमीन तो पड़ा हुआ, जरूर तो मेरे हमारे बाप के नाम पे ही है ना, कल ना तो कल मैं ले ही लूंगा। कोई कब्जा भी किया तो कोई बात नहीं, कब्जा करके खेती तो जोत रहा है, जमीन तो मेरे नाम की है, वो तो कुछ नहीं हो सकता। तो लहलहाता हुआ खेत जहां है, वहां पे जहां लहलहाता है, उस जमीन को अपना मानना शुरू हो जाता है। एंड एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन उस जमीन को भी भूल जाती है जहां पे उसकी पहली बार शुरुआत हुई है। सो आप इसमें क्या सोचते हैं, कितना दूर तक जाएगा ये, कितना स्ट्रॉन्ग बिहार को पलायन बाद जो ब्रेन ड्रेन है वो कर देगा? ब्रेन तो पैदा हो रहा है, लेकिन वो फसल कहीं वो और उपज हो रहा है, ये कैसे हाँ, होगा? लेकिन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके प्रति हाँ, निराश भी नहीं हूँ, ठीक है? हाँ, क्योंकि अब जो है ना, कनेक्टिविटी थोड़ी थोड़ी क्या बहुत फास्ट हो गई है। हाँ, आई एग्री, आई एग्री, एग्री, पहले फ्लाइट पर, हाँ। यदि सपोज करिए मैं बॉम्बे में हूँ और जी, मुझे लगे कि मुझे बिहार अपने गांव जाना है, जी, तो मैं 4 दिन का प्रोग्राम बनाऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि कल जाना है तो मैं कल चला जाऊंगा, परफेक्ट, हाँ। ठीक है? और 2 दिन रह करके मैं फिर 6-8 घंटे की जर्नी करके, मतलब कि हम्म, घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जी, समझ शहर गया, और हाँ। शहर से घर, तो 4-6 हम्म। घंटे की जर्नी करके हम फिर अपने काम पे आ जाएंगे। सुना गोपालगंज में एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, मतलब ये एक प्रस्तावित है, हो जाए हाँ तो जी, बहुत ही अच्छा। हाँ, हाँ। तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको मिल रहे हैं, तो हम्म। जो लोग हवाई सुविधा का एफोर्ड कर खर्च सकते हैं। उठा सकते हैं, ठीक है हम्म, ना, और वो उस तेजी से जा सकते हैं। जो लोग सड़कों के जरिए जाना चाहे तो उनके लिए सड़कों की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ रही हैं तो रेल की कनेक्टिविटी भी अच्छी हो रही है। हम्म, और सांस्कृतिक रूप से भी अब लोगों को ना थोड़ा अपने
निजी एक मतलब ये होता है ना कि अपनी लगाओ। सांस्कृतिक मिट्टी से जुड़े रहने का वो भाव भी धीरे धीरे पैदा पहले के मुकाबले बढ़ेगा और ये हो आप रहा। में, सर बुरा मत मानिएगा, आप में हो रहा है, आपके बच्चों में है इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों में हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हाँ। लेकिन मेरा अपना जब तक है तब तक ये है कि हाँ। बच्चों को ये बात बताते रहें कि हाँ। हमारी जमीन वही है, उनको भी वहां जोड़ कर रखिए। मैं अपने जीवन से लहलहाते हुए फसल में ठीक है। मैं बताता हूँ, संपदा बाबू के जो बच्चे हैं, संदीप जी हैं, बाकी लोग हैं, जी। वो अपने जो उनका गांव है, वो गांव में अभी गए नहीं कभी, वो जाते हम्म। ही नहीं है। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत सारे लोग हैं, हाँ। बहुत सारे मैं जानता हूँ एक बड़े फिल्म से जुड़े हुए बिहार से ही हैं, उनके बच्चे लोग नहीं गए, मतलब गए हैं एक आध दफा कभी बचपन में, जीवन में, ऐसे भी हैं मतलब कि। आप शेखर सुमन की बात कर रहे नहीं, मैं चित्रगुप्त साहब की बात कर रहा हूँ। चित्रगुप्त साहब हमारे गोपालगंज से ही थे, हैं? अच्छा, संगीतकार हाँ। चित्रगुप्त जी। हाँ। हाँ। तो उनके जो पुत्र हैं वो भी संगीतकार ही, मिलिंद, आनंद जी, मिलिंद जी। ओ, तो हाँ, आनंद जी मिलिंद जी वहां से हैं। हाँ, तो वो यदि उनके पैतृक वो मिट्टी की बात करें तो गोपालगंज है। हाँ। तो उनकी ख्वाहिश है कि वो जाएं और हम कभी साथ जाएंगे, मतलब कि अच्छा। ये गांव हमारा और उनका गांव लगभग आसपास ही है, मतलब कि बहुत ज्यादा पेरेंटल नहीं। टूरिज्म हो गया ना फिर ये। हाँ, तो वो थोड़े संपर्क हमारे हैं मिलिंद जी से। सर, एक कमलेश सर, एक बात बताइए कि आप जब जर्नलिज्म में आए, किताबों को पकड़ा, कलम को पढ़ा, स्टोरी टेलिंग की दुनिया में आए, आज जो हमारे नौजवान हैं, उनको क्या बोलेंगे कि स्टोरी टेलिंग की दुनिया में आने के पहले उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या कला होना चाहिए, क्या शक्ति होनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन भी जरूरत है, या दिल की बात किताब पे लिख के आगे बढ़ता जाए? देखिए, दो तरह की चीजें हैं कि आप मीडियम आपके कैसे, हाँ। क्या आप मीडियम में हाँ। एक्सपर्ट हैं या क्या हम्म। मीडियम आपको भा हम्म। रहा है। हम्म। आप लिख लिख हम्म। करके आप चीजें कर सकते हैं, आप बोल करके कर सकते हैं, आप सिनेमा में ट्रांसफॉर्म करके अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन सिनेमा या जो कुछ भी हम करते हैं ना, इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम इस तरह की चीजें करते हैं, चाहे फिल्म लिखते हैं, टीवी सीरियल लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, वो आपके देश, समाज, परिवेश, आपकी संस्कृति, आपके समाज, सबका रिफ्लेक्शन होता है। और ये रिफ्लेक्शन सिर्फ आपके दायरे में नहीं है। आप जब फ़िल्म बना रहे हैं, तो वो फ़िल्म देश ही नहीं, दुनिया के अलग-अलग कोने में जाएगी, देखी जाएगी। बिल्कुल। तो आप एक कल्चरल एम्बेसडर हैं उस वक़्त, अपने देश के, अपने समाज के, अपने राज्य के। तो आप वो करें ताकि वहाँ जब चीज़ें जाएँ, तो आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग आपकी सांस्कृतिक वैल्यू है, उसको अच्छे से कन्वे हो। दूसरा ये कि आप वैसा करेंगे तब जब आप अपने आसपास के परिवेश को, समाज को, लोगों की व्यथाओं को, उनको खुशियों को आप समझते हो, आप उनसे कनेक्ट हो, उनके उनके मन एक आप भावनात्मक रूप से आप जुड़े हो। तो लोगों को देखिए, उनके बात व्यवहार, उनकी चेंज ओवर जो है वो हो रहा है, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, तो ये सब जब आप चीजें देखते हैं तो आपके अंदर से बहुत सारे कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं। यस। वो उन कैरेक्टर को आपको खड़ा करना है अपनी किताबों में, अपने कहानियों में, अपने लेखनी में, पिक्चर। हाँ। कमलेश सर, एक यहाँ पे चूंकि मैं बीच में हम लोग कन्वर्सेशन फॉर्म में चलते रहेंगे। अ, आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका जन्म गोपालगंज में हुआ, राइट? जी, गोपालगंज से आपने पढ़ाई करी, राइट? फिर आप दिल्ली आ गए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, राइट? जी, जी। अब एक छोटी सी बात बताइए, जो स्टोरी, जो कहानी गांव में आप पहले देखते थे, उसके कलर को, उसके फील को, उसके टच को, आज गोपालगंज में या गांव में क्या बदला है पहले के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, गाँव में बदलाव तो बहुत बड़ा हो चुका है और वो सब जगह है, हमारे अपने गोपालगंज और अपने गाँव की भी बात करें।
पहले ये था कि अब जो हमारे डिस्ट्रक्शन के मीडियम थे जी सर। वो कम थे। हमारे जीवन में डिस्ट्रक्शन के मीडियम बहुत हो गए हैं। राइट। टेलीविजन आया, फिर उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक गजट आए, फिर उसमें मोबाइल जैसी चीज आ गई, मोबाइल आया तो उसके बाद मोबाइल पे इतने सारे सोशल मीडिया के ऐप आ गए। तो व्यक्ति को ना जो आपका टाइम है उसको कंज्यूम हो रहा है आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गजट पे। और उसका असर ये है कि जो बातचीत आपस में होती थी वो हम्म। साइलेंटली हो रही है। अच्छा, वो बंद हो गई। हाँ, पहले गांव के लोग आपस में एक दूसरे जगह बैठते थे, राजनीति से लेकर के और लोकल पॉलिटिक्स और लोकल घटनाओं पे घंटों गप मारते थे। और उसमें से अलग अलग व्यूज निकलते थे, अलग अलग तेवर निकलते थे। वो सब अब कम हो गया है, गांव में है ही नहीं अब। कमलेश सर, कमलेश सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं भी गांव के पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ। और उस पृष्ठभूमि में एक, चूंकि आप चाय पी रहे हैं तो मैं सोचा मैं भी पी लूं। जी जी। तभी हमारा मैच होगा। गांव के जो उस तरह जो वार्तालाप होते थे, जो आग में जो घूड़े लगा के बैठते रहते थे, उसमें आपको और हमें कई बार लगा कि जो चंबल के डाकू होते थे उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा उसको ग्लोरीफाई किया जाता था। और यही कारण था कि जहां से आप हैं उस गांव से या तो गुंडे निकलते थे, डाकू निकलते थे, या आईपीएस निकलते थे। वो हीरो जिसकी हीरोइज्म होती थी वही निकलता था। इसमें आप स्टोरी टेलिंग के नजर से क्या देखते हैं? वो जो वातावरण था, जो एनवायरनमेंट था, वो कितना इन्फ्लुएंस करता था कि या तो डकैत बन जाओ या आईपीएस बन जाओ? वो कहते हैं ना, आप लोग को आप ही उसके उसके लिए थे कि लाल बत्ती हो सारे चीजें। तो ये जो कन्वर्सेशन होता था गांव का, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करता था और आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया? बहुत इन्फ्लुएंस करता था ये चीजें, और आज भी करता है। अच्छा। तभी भी जो हीरोइज्म वाली जो बात थी ना, वो हाँ। दो तरीके से, हमारे अपने बिहार की पृष्ठभूमि की बात करें तो दो तरीके जी। से थी। राइट। या तो वो बाहुबली है, या हाँ। फिर उसके पास लाल बत्ती है। लाल बत्ती। तो बाहुबली है तो वो उसका भी जो एक मतलब कि ग्लोरीफाई करके जो लोग बताते थे उसने ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा तो क्या? इम्पैक्ट डालती है दिमाग पे। सर बहुत वो सारे नाम भी लोगों को। सर वो नाम भी याद होगा, वो कोई सिंह करके होता था चंबल का, क्या नाम था वो? आई डोंट नो। मतलब क्या बहुत नाम सारे, होता था? यदि हम चंबल की बात करें तो चंबल में बहुत सारे मलखान सिंह से लेकर हाँ, के और मलखान सिंह। तमाम तरह के लोग थे, लेकिन हाँ। वो वो कहानी, वो कैरेक्टर फिर भी गांवों में काल्पनिक लगते थे। यस। लेकिन जो यस। आपके आसपास के जो डॉन टाइप के लोग जो होते हैं ना, हाँ। जो बाहुबली टाइप के, वो लगता था अरे मैंने इनको यहाँ देखा, उन्होंने हाँ। ऐसा किया। तो हाँ। वो एक तरह से लोगों को, यंग जनरेशन को इम्पैक्ट डालती थी वैसा यस। बनने के लिए या उनके साथ जुड़ने के लिए। एज राइट। वेल, एक हमारे बिहार में बहुत अच्छी चीज ये है कि आप ये देखेंगे कि पढ़ाई लिखाई में दो कलर हैं वहां पर। एक तो एक हाँ। बहुत जुनूनी है और एक तो एकदम बिल्कुल नहीं है। जो नहीं। है हाँ। वो जुनूनी है और उसका एकदम ऊपर शीर्ष पे अपनी नजरें टिका करके चलता है। वो हम्म। आईएएस बनेगा, आईपीएस हम्म। बनेगा। हाँ। नहीं बना तो कुछ तो उससे नीचे कुछ अच्छा ही बनेगा। ओ। तो बड़ा गोल सेट करता है वो डॉक्टर का गोल सेट करता है, वो इंजीनियर का गोल सेट करता है, वो आईपीएस आईएएस बनने का गोल सेट करता है। तो उसके इर्द गिर्द जाहिर सी बात है कि यदि 1000 लोग एक साथ ऐसा सोच रहे हैं तो 1000 लोग आईपीएस आईएएस नहीं बनेंगे, लेकिन वो बनते हैं उसमें से कुछ तो बनेंगे और बाकी जो नहीं बनेंगे ना वो भी कुछ ऐसा करेंगे कुछ। तो लेटर ऑन आपके साथ बैठने का मौका दे जाएंगे। अरे सर 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 सर, एक छोटी सी बात बताइए। मैं मोटिवेशन की दुनिया में हमेशा कहता हूं कि जितना आप विजुअल रहोगे, जितना आप समाज में, उस समाज में रहोगे जो विजुअल है, वो आपका ग्रोथ होगा और तगड़ा वाला ग्रोथ होगा। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि गांव में क्या होता था कि गांव में जो लोग थोड़े से बड़े हो जाते थे तो वो कार लेके आते थे। कार मतलब बहुत बार गांव में क्या होता है कि मोटरसाइकिल को लोग भी गाड़ी कहते हैं, राइट?
तो जो वो कार लेके आते थे और जब अपने घर में भोज देते थे, तो गांव के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, गाड़ी को टच टच करके वो इंस्पायर होते थे कि एक बार ऐसी गाड़ी मेरे पास ही आनी चाहिए। या भगवान करे किसी गांव में आईपीएस हो गया, वो लाल बत्ती लेके आता है, तो वो उसकी जो गूंज थी, उसकी जो आवाज थी, उसकी जो टच थी, उसकी जो फील थी, उसकी विजुअल थी, वो कई गांव में उसकी गूंज जाती थी और बच्चे को इंस्पायर करता था। कहीं आपके साथ ऐसा कोई रोल मॉडल आया जो आपको इंस्पायर किया कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे लाल बत्ती जाना लेना है और वहां जाके आगे बढ़ना है? देखिए, मेरे जो आईपीएस और आईएएस का जो मैं ख्वाब लेकर के दिल्ली आया, तो उसके पीछे मेरे बड़े भाई साहब का विजन है। अच्छा। और एक मेरे चाचा जी होते थे, लॉयर थे, अब नहीं है, हम्म। विंध्याचल मिश्र जी। तो उनका भी बड़ा विजन था। उन्होंने हमें ये लार्जर लाइफ जो है ना, वो दिखाया उन उन लोगों का, कि मतलब कि ये होने का मतलब क्या है। तो वो एक बीज तो वहां से पड़ी। लेकिन जो आपने वो बात कही थी ना, कि एक बच्चा जब कोई कार छूता है ना, यस यस। ये टच आप ये करता है। समझिए कि ये टच करता है, हम जैसे लोगों का भी जीवन में किया है। ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। आपके समाज में जो ग्रोथ है, वो ऐसे ही होता है कि यस। आपको चाहते हैं कि आज जहां है वहां से एक सीढ़ी ऊपर जाएं, वो हाँ जहां है हाँ उनसे बराबर जाएं या उनके हाँ ऊपर जाएं। तो हाँ ये जो कंपटीशन भाव है ना एक मन में, हाँ। उसको बहुत सुंदर मानता हूँ। ये होना चाहिए, ये हो। बिल्कुल। और ये हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए भी अच्छा है, सब प्र कुछ विचार। व्यक्तिगत विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा। अच्छी चीज है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसने टच किया। हमारे एक रिलेटिव आईपीएस थे, और उनके जीवन की जो कहानियां होती थी या उनसे जब मिलता था, तो वो भी हमें एक तरह से अंदर मोटिवेट करती थी कि ऐसा मुझे बनना चाहिए। तो ये होता है और ये होना चाहिए, ये सुंदर है। और अब हम अपनी अगली फिल्मों की तैयारी में हैं, फीचर फिल्म ही। तो 2-3 फिल्में हैं जिसकी साथ साथ स्क्रिप्टिंग चल रही है। देखते हैं, अगला जो कुछ भी होगा अपडेट करेंगे आपको। नहीं नहीं सर, वो पक्का, आई एम विथ यू, वी आर विथ मी। सर कमलेश सर, जो आपने मासूम सवाल की कंटेंट को बोला, मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा बोलता हूँ, हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी उत्तम रही है कि आप साउथ में चले जाइए, जब फर्स्ट पीरियड आता है ना, तो वो सेलिब्रेट करते हैं, वो भोज देते हैं, वो पार्टी देते हैं। और उस बच्ची के अंदर जितने भी इस तरह के सवाल आते हैं ना, उसका आ उसका वो आंसर विधिवत और वैज्ञानिक तरीका से देते हैं। और वो इस बात पे भी देते हैं कि ये करने से पीसीओडी नहीं होगा, सिस्ट नहीं होगा, और आप में एस्ट्रोजन अच्छी तरह से पैदा होगा, एंड प्रोजेस्टेरोन भी का सही मात्रा में होगा, एंड यू विल हैव ए हेल्दी लाइफ। सर मैं क्या बोलूं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि भगवान ने, खुदा ने, जीसस ने, आप जो भी कहें, उन्होंने भी फीमेल के साथ अन्याय किया। उनको हर महीने इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है, एग्जाम से गुजरना पड़ता है कि वो फिजिकली सही है या नहीं है। और ये फिजिकली सही या गलत होना या नहीं होना, उनको इनके इमोशन पे बहुत फर्क डालता है। सो वी मस्ट रेस्पेक्ट फीमेल बिकॉज दे क्रिएट अस बाय सेक्रीफाइसिंग देमसेल्फ। ये मेरी इनर फीलिंग है। जी। लेकिन उसमें मैं करेक्ट करूंगा कि भगवान ने उनको उस तरह से कमजोर नहीं बनाया, बल्कि मजबूत जब बनाना ऐसी है। स्थितियां आती है, तो हम्म। आपके मजबूत होने का आधार बनती है। आधार बनती है, यस। तो दे आर क्रिएटर, दे भगवान आर ने रियल क्रिएटर। शायद इसलिए दिया कि उनके मजबूत होने का के लिए एक आधार बने। वो बिल्कुल। सृष्टि का आधार बनी, सृष्टि का आधार और विल पावर का भी आधार बनी। बनी, यस। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि मनुष्य से कहीं ज्यादा आत्मबल, मतलब पुरुषों में, हाँ हाँ, पुरुषों से महिलाओं में दुर्गा वही है, शक्ति वही है, काली वही है। वो शक्ति की देवी तो वही है। शक्ति के बिना शिव तो कुछ भी नहीं है ना सर। सो दोस्तों, कमलेश सर एक बहुत ही डायनामिक, जमीन से जुड़े हुए, सहज भाव के, आज भी
इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी इतने सहज हैं, आपके लिए उपलब्ध हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि इन जैसे महान विभूति को मैं लेके आऊं और सहज भाव से आपको यह बातें समझाएं। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, तभी कमलेश जी और पैदा होंगे। अदरवाइज धन के अभाव में, रिकॉग्निशन के अभाव में आपके पास वही परोसा जाएगा जो इजीली आप पा सकें। वो कड़वी घूंट, वो कड़वी दावा देने के लायक कोई नहीं बचेगा, चाहत उनमें नहीं रहेगी। सफलता उसी को मिलती है जिसके फॉलोअर अच्छे होते हैं, जिसके चाहत करने वाले लोग होते हैं। कलाकार की दुनिया में उनकी शक्ति, कलाकार की शक्ति चाहने वाले हैं, वही उनकी शक्ति है, वही उनकी प्राण है। लोग कहते हैं ना कि एक राजा का प्राण किसमें था? एक तोते में था। एक कलाकार की प्राण चाहने वालों में होती है। आप जितने प्राण बढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा कमलेश सर का हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू बी। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके थैंक आपसे। यू सो मच सर।